यूपी के रहने वाले 3 युवकों की गुजरात के वंदे मातरम भारत ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। 2 युवकों की कटकर मौत होने से जबकि एक की हालत नाजुक है और गुजरात के राजकोट में आई ये खबर सिर्फ एक रेल हादसे की सूचना नहीं है, बल्कि उस लापरवाही और दिखावे की सोच का आईना है जो आज की युवा पीढ़ी के में चुपचाप जानलेवा बनता जा रहा है। तेज रफ्तार और वंदे भारत ट्रेन कुछ सेकंड्स का कैमरा ऑन करना और एक सेल्फी की चाहत, लेकिन अंजाम इतना ज्यादा बुरा हो सकता है कि उसकी जो पूरी जिंदगी है, जिंदगी तहस नहस की जा सकती है, जिंदगी खत्म हो सकती है। एक जिंदगी और मौत से जूझ रहा इंसान। सोमवार शाम लगभग करीब 4 बजे के आसपास जो राजकोट जो ट्रेन थी के भक्ति और नगर में जो रिवाड़ी रेलवे स्टेशन के बीच मालगाड़ी और फाटक के जो पास है वंदे भारत और ट्रेन अपने जो तट रूप से गुजर रही थी। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के रहने वाले 3 युवक रेलवे ट्रैक की जो है बेहद करीब होकर सेल्फी ले रहे थे। पटरियों से सुरक्षित दूरी का गलत अंदाजा और ट्रेन की रफ्तार का गलत अनुमान, कुछ ही पलों में 3 युवकों की ट्रेन में लिपटकर मौत हो गई। और हादसा इतना भयानक था कि मौके पर एक युवक की मौत हो गई और जबकि 2 अन्य गंभीर हालत में अस्पताल में जो है उनको ले जाया जा चुका है। इलाज के दौरान एक युवक ने जो है दम तोड़ दिया है। मरने वालों की जो पहचान है वो संदीप पाटिल, संदीप कौली के रूप में हुई है और जबकि 19 साल का कपिल पाटिल गंभीर हालत में राजकोट सिविल अस्पताल में भर्ती है। तीनों युवक राजकोट में एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और बताया जा रहा है कि वह अपने दोस्तों को स्टेशन छोड़ने गए थे, लेकिन उसे छोड़ने से पहले बंदे जो अपना यादें बनाने के चक्कर में ली गई एक सेल्फी उनकी जिंदगी की आखिरी सेल्फी बन गई और उन्हें पता भी नहीं था। और पुलिस के मौके में पहुंचकर उन्होंने एक मोबाइल फोन भी मिला है जिसमें रेलवे ट्रैक के पास ली गई पुरानी तस्वीरें भी मौजूद है। शुरुआती जांच में ये साफ संकेत मिले हैं कि ये जो हादसा है सोशल मीडिया के लिए तस्वीरें लेने और जोखिम भरे शौक का नतीजा हो सकता है, लेकिन हालांकि जो रेलवे पुलिस पर एक एंगल से हर एक एंगल से जो जांच की जा रही है इसकी पूरी तरह से कि यह महज दुर्घटना है या कोई कारण है जिससे इस हादसे के बाद जो देश की जो वंदे भारत ट्रेन है उसको रोक दिया गया है। रेलवे प्रशासन और आरपीएफ स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे तो अब अगर इससे क्या लग रहा है कि आप एक लीडर ऑफ अपोजिशन होकर के स्पीकर के भी रूलिंग को आप नहीं मानेंगे, या मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक रूलिंग दिया और रिपीटेडली रूलिंग दिया, नहीं तो आप उससे हट के नहीं बात करेंगे। आप जो स्पीकर नहीं अध्यक्ष महोदय ने आपको निर्देशित किया वो आप, और आज अभी भी नेता चाहे हमारे स्पीकर हो या मैं बैठा हूँ, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ कि आप बोलिए, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ बोलिए, लेकिन नहीं बिल्कुल कर रहा हूँ, नहीं क्यों नहीं, ये कैसे नहीं? अरे आप यू डोंट हैव एनी रेस्पेक्ट फॉर द चेयर, हु विल अलाउ यू अगर आप नहीं बोल नहीं अगर आप नहीं, मैं नाम ले रहा हूँ, क्यों नहीं क्या कहूँगा, आप लोग बैठ जाए। नो ये तरीका नहीं है। देखिए मैंने लीडर अपोजिशन का नाम लिया। आप राहुल जी बोलेंगे, राहुल जी मैं आपका नाम फिर राहुल जी आपका नाम, नहीं तो फिर मैं अखिलेश यादव जी को बुलाऊं। अगर आप बोलना चाहें तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप बोलिए। राहुल जी आप बोलिए। आप वाई यू आर पासिंग रनिंग कमेंट्री, आपने इनको बोलने के लिए ऐसे तो नहीं, क्यों ऐसा आपको मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाया, बैठ जाए, हर बात में रोक देते हो। अपने स्पीकर बंद कराओ, सारे ये स्पीकर चालू कराओ। आपका स्पीकर चालू रहता है, स्पीकर चालू है। आपका स्पीकर क्यों चल रहा है? अरे वो चालू है भाई, वो बोलना नहीं देते। वो बोलना Speaker sir, I consider the matter of national security to be the most important matter in this country. Speaker sir, thank you for Chairman sir. Thank you for letting me speak on the presidential address. There's a very important matter that I've been trying to raise for the last 2 or 3 hours. It is a matter of national security. Yes. And it is a matter of national security. आप अपने नेता पे हंस क्यों रहे हैं? अपने नेता पे हंसिए मत। अब
अपने नेता पे हंस क्यों? Sir, this matter. अगर Sir, मैं तुमको अलाउ कर रहा हूँ। sir, I don't know. वो कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी पे, तो मैंने तो नहीं ध्यान नहीं, डाला। सर, बोलने तो आप दिए, लोग सर। हंस रहे हैं। हाँ। Sir, I don't understand this matter. What is there in these words that Prime Minister has escaped? देखिए अमित उस शाह पर जी has रूलिंग आ escaped. चुकी है। नहीं उस पर रूलिंग आ चुकी है। और अगर आपने तय कर लिया है कि आप स्पीकर के उस व्यवस्था देने के बावजूद बार बार आप उस विषय को, जिसके बारे में रक्षा मंत्री गृह मंत्री जी कहा, कोई किताब पब्लिश हुई हो तो बता दें। नहीं, मैं किताब- नहीं, आप कोई बात फिर करना चाहते हैं। अगर आपको बोलना है तो मैं आपको अलाउ करता हूं, लेकिन आप महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहुत से मुद्दे हैं। आपके पास रोड, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, या आपके पास ये सब विषय नहीं है। आप केवल आप किसी बात को जिसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई तथ्य। अच्छा, सर, नहीं, सर, आप लिख करके देंगे, स्पीकर साहब सुनिए, विचार सुनिए, करेंगे, फिर आप मैंने- नहीं Bhagna is unparliamentary. Sir, application. नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैंने संसदीय कार्य मंत्री को सुन लिया। मैं चाहता हूं कि आप जो स्पीकर साहब ने एक व्यवस्था दी है, उस विषय से और भी विषय है ना, उस विषय पे जो आपको कहना था और उस पर व्यवस्था आ गई है, तो अब अगर इससे क्या लग रहा है कि आप एक लीडर ऑफ अपोजिशन होकर के स्पीकर के भी रूलिंग को आप नहीं मानेंगे? या मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक रूलिंग दिया और रिपीटेडली रूलिंग दिया, नहीं, तो आप उससे हट के नहीं बात करेंगे। आप जो स्पीकर नहीं, अध्यक्ष महोदय ने आपको निर्देशित किया, वो आप, और आज अभी भी नेता, चाहे हमारे स्पीकर हों या मैं बैठा हूं, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं कि आप बोलिए, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, बोलिए, लेकिन नहीं बिल्कुल कर रहा हूं। नहीं क्यों नहीं, ये कैसे नहीं? अरे आप, यू डोंट हैव एनी रेस्पेक्ट फॉर द चेयर, who will allow you? अगर आप नहीं, अगर आप नहीं, मैं नाम ले रहा हूँ, क्यों नहीं, क्या कहूँगा? आप लोग बैठ जाए। नो, ये तरीका नहीं है। देखिए, मैंने लीडर अपोजिशन का नाम दिया। आप राहुल जी बोलेंगे, राहुल जी मैं आपका नाम फिर राहुल जी आपका नाम, नहीं तो फिर मैं अखिलेश यादव जी को बुलाऊं। अगर आप बोलना चाहें तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप बोलिए। राहुल जी आप बोलिए। आप why you are passing running commentary? आप प्लीज इनको बोलने दीजिए, ऐसे तो नहीं, क्यों ऐसा? आपको मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाया, बैठ जाए, हर बात में रोक देते हो। अपने स्पीकर बंद कराओ, सारे ये स्पीकर चालू कराओ। आपका स्पीकर चालू चलता ही रहता है। स्पीकर चालू है। आपका स्पीकर क्यों चल रहा है? अरे वो चालू है भाई, वो बोलना शुरू नहीं देते। Speaker sir, I consider the matter of national security to be the most important matter in this country. हम सब इस्तेमाल करते हैं दिन रात बिना सोचे कि इसके पीछे क्या चल रहा है। इसके नई प्राइवेसी पॉलिसी में साफ साफ लिखा है कि आपसे जुड़ी जानकारियां, यानी किससे बात हुई, आप कब बात करते, किससे बात कर रहे हैं, उसकी जो सारी डिटेल्स है वो जो है मेटा लेता है। मेटा की बाकी कंपनी खासतौर पर फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर कर सकता है। और अगर आप व्हाट्सएप कहता है कि मैसेज तो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, मतलब अगर आप व्हाट्सएप की एनक्रिप्शन में जाके देखोगे तो उसमें दिखेगा कि व्हाट्सएप एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, लेकिन कोई तीसरा शख्स या हम खुद भी मैसेज नहीं पढ़ सकते। लेकिन यहाँ सवाल मैसेज का नहीं है बल्कि डाटा का है। और जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप आपका डाटा खुले तौर पर बाकी कंपनीज के साथ शेयर कर सकता है। इसी की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है बेसिकली। और वहां पर जहां कोर्ट ने व्हाट्सएप को फटकार लगाई और कोर्ट ने कहा हम आपको एक भी
की जो जानकारी है किसी भी कस्टमर की, चाहे वो कोई सा भी कस्टमर हो, उसकी जो जानकारी है वो हम आपको शेयर नहीं करने देंगे, करने की इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि आप देशवासियों के अधिकारियों के लिए के जो प्राइवेसी है उसके साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हो। ये खिलवाड़ जो है हम किसी भी जो तौर पे बयान नहीं कर सकते। ये मामला साल 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा है। इसमें सीसी यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने नवंबर 2024 में मेटा पर 213 करोड़ 14 लाख का जुर्माना लगाया और यह कहते हुए कहा कि व्हाट्सएप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए यूजर का जो प्राइवेट डाटा है वो जो है लीक कर रहा है और विकल्प नहीं छोड़ता, और यह है ही नहीं। जब व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा इस जुर्माने के खिलाफ गई तो एनसीएलटी यानी राष्ट्रीय कंपनी अधिनियम अपीलीय यानी अधिकरण ने सीसीआई के फैसले को सही ठहराया दिया। और अब मामले की जो ये पूरी जो सुनवाई है, बेसिकली जो पूरी सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो जहां पर जो सीजीआई जो जस्टिस जय माल्या और बागची और जस्टिस विपुल और एवं पचौलिया को बेंच पर मेटा की याचिका पर सुनवाई कर रहा है और लाइव लो की एक रिपोर्ट जो है साझा की गई है और मामले पर जो है तुरंत अंकित कर लिया गया और मामले की जो रिपोर्ट की जा रही है ने कहा कि व्हाट्सएप की जो स्थिति है वो आधिकारिक रूप से एकाधिकार जैसी है और यूजर्स के पास कोई जो वास्तविक विकल्प या ऑप्शन है ही नहीं, तो वो सारे जो है व्हाट्सएप का यूज करते हैं। आपके संवैधानिक और मूल्यों का मजाक बनाया जा रहा है। लोगों की निष्ठा के लिए भारी जो है प्रभुत्व है और ये जो है लोगों की निष्ठा को जो है बेसिकली लीक किया जा रहा है। मेटा की ओर से जो सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और व्हाट्सएप की ओर से सीनियर एडवोकेट अखिल सिब्बिल है, वहां पे सुनवाई चल रही थी और सुनवाई में पेश हुआ थे सीजीआई की टिप्पणी पर जवाब दिया गया और व्हाट्सएप की इस पॉलिसी से जो बाहर निकलने यानी आउटपुट लेने का भी ऑप्शन रखा गया, लेकिन ये जो पॉलिसी है इसको जो है तुरंत जल्दी बंद करवाने के लिए बंद किया गया और बेचने वाले जो फल बेचने वाले गरीब महिला आपकी ये शर्तें समझ पाएगी। ये जो निजी जानकारी है कि चोरी एक सभ्य तरीका है और हम उसकी अनुमति नहीं दे सकते। सीजीआई ने स्पष्ट किया कि जब तक जो मेटा और व्हाट्सएप ये अंकित आश्वासन नहीं करता, रिटर्न में नहीं दे सकता कि यूजर से निजी डाटा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तब तक जो है अदालत मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ाएगी। और इस पर जो है सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने बताया कि एक संविधान पाठ के अनुसार क्या करना चाहिए। संविधान चल रहे हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, देखते रहिए खबर माइक ऐसी और वीडियो के लिए। गुजरात के वंदे मातरम भारत ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। 2 युवकों की कटकर मौत होने से जबकि एक की हालत नाजुक है और गुजरात के राजकोट में आई ये खबर सिर्फ एक रेल हादसे की सूचना नहीं है, बल्कि उस लापरवाही और दिखावे की सोच का आईना है जो आज की युवा पीढ़ी के में चुपचाप जानलेवा बनता जा रहा है। तेज रफ्तार और वंदे भारत ट्रेन कुछ सेकंड्स का कैमरा ऑन करना और एक सेल्फी की चाहत, लेकिन अंजाम इतना ज्यादा बुरा हो सकता है कि उसकी जो पूरी जिंदगी है, जिंदगी तहस नहस की जा सकती है, जिंदगी खत्म हो सकती है। एक जिंदगी और मौत से जूझ रहा इंसान। सोमवार शाम लगभग करीब 4 बजे के आसपास जो राजकोट जो ट्रेन थी के भक्ति और नगर में जो रिवाड़ी रेलवे स्टेशन के बीच मालगाड़ी और फाटक के जो पास है वंदे भारत और ट्रेन अपने जो तट रूप से गुजर रही थी। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के रहने वाले 3 युवक रेलवे ट्रैक की जो है बेहद करीब होकर सेल्फी ले रहे थे। पटरियों से सुरक्षित दूरी का गलत अंदाजा और ट्रेन की रफ्तार का गलत अनुमान, कुछ ही पलों में 3 युवकों की ट्रेन में लिपटकर मौत हो गई और हादसा इतना भयानक था कि मौके पर एक युवक की मौत हो गई और जबकि 2 अन्य गंभीर हालत में अस्पताल में जो है उनको ले जाया जा चुका है। इलाज के दौरान एक युवक ने जो है दम तोड़ दिया है। मरने वालों की जो पहचान है वो संदीप पाटिल, संदीप कौली के रूप में हुई है और जबकि 19 साल का
कपिल पाटिल गंभीर हालत में राजकोट सिविल अस्पताल में भर्ती है। तीनों युवक राजकोट में एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और बताया जा रहा है कि वह अपने दोस्तों को स्टेशन छोड़ने गए थे, लेकिन उसे छोड़ने से पहले बंदे जो अपना यादें बनाने के चक्कर में ली गई एक सेल्फी उनकी जिंदगी की आखिरी सेल्फी बन गई और उन्हें पता भी नहीं था। और पुलिस के मौके में पहुंचकर उन्होंने एक मोबाइल फोन भी मिला है जिसमें रेलवे ट्रैक के पास ली गई पुरानी तस्वीरें भी मौजूद है। शुरुआती जांच में ये साफ संकेत मिले हैं कि ये जो हादसा है सोशल मीडिया के लिए तस्वीरें लेने और जोखिम भरे शौक का नतीजा हो सकता है, लेकिन हालांकि जो रेलवे पुलिस पर एक एंगल से हर एक एंगल से जो जांच की जा रही है इसकी पूरी तरह से कि यह महज दुर्घटना है या कोई कारण है जिससे इस हादसे के बाद जो देश की जो वंदे भारत ट्रेन है उसको रोक दिया गया है। रेलवे प्रशासन और आरपीएफ स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। ट्रेन शाम लगभग 5:40 पर अब आगे से सफर में खाना के लिए और लेकिन पीछे रह गई जो टूटी हुई जिंदगी और उनकी कहानी। एक परिवार जो इंतजार करते रह गए और कि उनके बेटे घर पे आएंगे, लेकिन अब वो सिर्फ जिंदगी भर इंतजार करते रहेंगे क्योंकि उनकी एक करतूत ने उनकी जान ले ली। आपको बता दें कि जो कुछ व्यूज और कुछ फोटो ने हमारी जिंदगी से ज्यादा कीमती हो गए। रेलवे ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेनों और सार्वजनिक स्थानों पर शूटिंग स्पॉट नहीं है। यह वो जगह है जहां एक छोटी सी चूक आखिरी चूक भी बन सकती है, आपकी जिंदगी तबाह कर सकती है। यह हादसा हमें सिर्फ शौक में नहीं बल्कि सोच में भी डालने को मजबूर कर देता है कि रेलवे ट्रैक के आसपास जाना और वहां की फोटो लेना, सेल्फी लेना न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि जानलेवा अपराध भी है। और भारतीय रेलवे अधिनियम के तहत चलती ट्रेन के पास जाना और पटरियों पर खड़ा होना और लापरवाही बरतना दंडनीय अपराध है और जुर्माना वसूल किया जा सकता है। दोनों का प्रावधान है जो रेलवे ट्रैक के पास हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखना और फाटक पार करते समय सतर्क रहना और चेतावनी संकेतों पर पालन करते हुए हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो तेज रफ्तार जो ट्रेन आ रही हो उन सबको उनकी स्पीड का अंदाजा लगाते हुए अक्सर भ्रम पैदा करता है और यही भ्रम जान ले सकता है। यह घटना साफ बताती है कि नियम सिर्फ कागजों के लिए नहीं होते बल्कि उसे अपनी जो रियल जिंदगी है उसमें भी अमल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप अमल नहीं करोगे ये जो 3 युवकों की कहानी है वो कल को आपके साथ भी हो सकती है। तो कृपया सावधान रहें और सतर्क रहें। और आपको बता दें कि सेल्फी अब आप दोबारा ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जान चली जाती है तो ना तस्वीर बचेगी ना ही कहानी सुनाने वाला। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और देखते रहो खबर माइक। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और वीडियो के लिए अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका हम आपकी बहुत जल्दी आपको के पास में वीडियो बनेगी। देखो नीचे सब्सक्राइब बटन होगा उसको जल्दी से क्लिक कर दो। दुनिया की कोई खबर मिस ना करें और जो हमारे से जुड़े हैं वो जुड़े रहें और देखते रहिए खबर माइक। मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का। तो अब बिहार के नतीजों के बाद और महाराष्ट्र में ओवैसी के बढ़ते हुए कद के वजह से और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव 2022 में और फिर 24 में अलायंस में जिस तरह से अखिलेश का रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बेचैन कर रहा है, मुस्लिम लीडर्स को, कि अब हमारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है क्योंकि हम मतलब कांग्रेस के पास हमको देने के लिए कोई वोट नहीं है और बगैर दिए हुए हम कहीं जाने वाले नहीं कि हम आगे बढ़ जाएं, हम जीत जाएं, हम कुछ बन सकें। राजनीति में आदमी महत्वाकांक्षा लेके आता है, जब महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो भाषा में, शैली में, अपने काम करने के तरीके में, बुलडोजर से लेकर हर चीज में वो एकदम अस्पष्ट है। वो डर जो है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को सताता है। दोनों के ऊपर चूंकि एक भारतीय जनता पार्टी फौरन हमलावर हो जाती है, तुष्टीकरण का आरोप लगाने लगती है, कहने लगती है और नाम भी रखने लगती है, किसी का हुमायूं, किसी का साहब, किसी का शहजादे, इस तरह के नाम भी भारतीय जनता पार्टी देने लगती है। तो वो उससे बचने की कोशिश करते हैं कि शायद हम इस तरह से मुसलमान को पूरा फोकस न करके, मुसलमान का नाम ना लेके, मुस्लिम शब्द ना करके, अखिलेश ने बनाया तो पीडीए बनाया, अल्पसंख्यक में ए में कई चीजें शामिल करने की, शायद हमारे ऊपर वो ठप्पा ना लगे। हालांकि बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि सबसे बड़ा वोटर आज की तारीख में जो विपक्ष के पास है, जिसे मैं कहता हूं कि विपक्ष की ऑक्सीजन लाइन है, मुस्लिम वोट्स, वो लगभग 18-20% वोट है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिसाब से देखा जाए तो। मध्य प्रदेश, बंगाल में बहुत ज्यादा है, बिहार में भी 18-19% के करीब है, उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है। तो आज ये पार्टियां जो विपक्ष में जिंदा है तो उसमें उस वोट की बड़ी भूमिका है।
लेकिन इनके भी ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है, स्पेशली कांग्रेस के पुराने लोग हों या समाजवादी पार्टी के लोगों का ये मानना है कि चाय का काम। बस एक आखिरी सवाल है, और वो सबसे बड़ा सवाल भी यूं है कि जिन असदुद्दीन ओवैसी को कल तक सेकुलर पार्टी बीजेपी की बी टीम कहती थी, उनकी तरफ मुसलमानों का झुकाव हाल के चुनाव में क्यों बढ़ रहा है, और आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है, और क्या ये एक ट्रेंड बनने वाला भी हो सकता है क्या? पिछले 2-3 इलेक्शंस में देखिए आप, तो ओवैसी का जो है उनकी सेब बढ़ी है मुसलमानों में। उत्तर प्रदेश के आप निकाय चुनाव अगर देखेंगे तो जैसे संभल जैसी सीट, संभल की नगर पालिका पर ओवैसी का कैंडिडेट जीत गया। मेरठ जैसी सीट पे ओवैसी का कैंडिडेट जो है 1 लाख से ज्यादा वोट पा गया, जहां पर उसको नहीं पाना चाहिए था इतना। और समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान की वाइफ लड़ रही थी, बहुजन समाज पार्टी का एक मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहा था, बसपा का वहां से 2 बार मेयर रह चुका था, लेकिन उसके बाद भी पा गया। क्योंकि एक तबका ये है ना कि उसके अंदर मैं एक बात कहता हूँ, बस मैं ये कहता हूँ कि निराश व्यक्ति हाथ पर डाल के बैठ जाता है। निराशा में आदमी बैठ गया, उसने कहा छोड़ो भाई नहीं हो पाएगा। हताशा इंसान को खुदकुशी की तरफ ले जाती है। तो सियासत में मुसलमान निराश नहीं हुआ है, मुसलमान अब हताश हो चुका है। हर इलेक्शन में ये सुनता है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी को हरा देगी, आपकी कांग्रेस हरा देगी, आपकी समाजवादी पार्टी हरा देगी, आपकी राष्ट्रीय जनता दल लालू हरा देंगे, तेजस्वी हरा देंगे, शरद पवार हरा देंगे। ये वो सुनता रहता है और उनको वोट। साथियों, राज्यसभा में आज समूचे विपक्ष ने एक मत और एक स्वर से सरकार से अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील की घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा की गई है, उस पर जवाब मांगा, उसकी तफसील मांगी। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पहले 3 काले कानून से खेती को बेचने का भाजपाई षड्यंत्र हुआ, और अब एक बार फिर जैसा अमेरिका की कृषि मंत्री ने कहा है कि भारत अमेरिकी ट्रेड डील में अमेरिका के सारे खेती उत्पाद 0% ड्यूटी पर भारत में बेचे जाएंगे। देश के किसान के लिए इससे बड़ा विश्वासघात हो ही नहीं सकता। इसके क्या मायने हैं? यानी अब अमेरिका की कपास बगैर ड्यूटी के हिंदुस्तान में बिकेगी, अमेरिका का मक्का हिंदुस्तान में बिकेगा, अमेरिका का गेहूं हिंदुस्तान में बिकेगा, अमेरिका के मिल्क प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में बिकेंगे, वहां के बादाम, अखरोट और पिस्ता, फल और सेब हिंदुस्तान में बिकेंगे। तो हिंदुस्तान के किसान का क्या होगा? क्या मोदी सरकार ये नहीं जानती कि लगातार हिंदुस्तान अमेरिका के मिल्क प्रोडक्ट्स और खेती के प्रोडक्ट्स पर इसलिए बैन लगाते हैं कि हम अपने किसान का संरक्षण करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के किसान के हकों को मंडी में बोली लगाकर बेच के मोदी सरकार और भाजपा क्या साबित करना चाहती है? इसलिए समूचे विपक्ष ने एक निर्णय किया कि सरकार सामने आए, उस समझौते को पटल पर रखे और पर्दे के पीछे हिंदुस्तान के किसान के हितों को रात के अंधेरे में मोदी सरकार द्वारा कैसे बेचा गया, इसकी पूरी चर्चा सदन के अंदर हो। परंतु हमेशा की तरह भाजपा अंधेरे के पर्दे के अंदर किसानों के हकों को बेचने की साजिश पर पर्दा डाल बंद करना चाहती है। ये हिंदुस्तान के किसान को, समूचे विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को कभी मंजूर नहीं हो सकता।
आज फिर आपको बोलने नहीं दिया गया, फिर से आसन ने आपको रोका। राहुल जी क्या कहेंगे, आखिर क्यों रोका जा रहा है आपको? क्यों रोका जा रहा है आपको? सदन में आप जब भी बोलते हैं आपको रोक दिया जाता है। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील जी, जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी 4 महीने कुछ बदला नहीं। किसी ना किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया, वो फूक सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है जी, ये साइड शो है, और वो भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। मेन बात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जी। किसने किया है, कैसे किया है, ये हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया जी। जी नियमों का वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है जी। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने देंगे। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है, वो आप उस इमेज को फोड़ने लगे जी। क्या प्रेशर है? थैंक यू सर। कह रहे कि प्रेशर क्या दबाव है पीएम के ऊपर जो आपको बोलने नहीं दे रहे? एक अदानी जी पर केस है जी, यूनाइटेड स्टेट्स। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है जी। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है जी। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है जी, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है जी। थैंक यू सर। आप सीधी चुनौती देते हैं प्रधानमंत्री को बात करने की?
being given, Speaker, sir. I am not being given a permission. I am the leader of opposition of this country. You are not giving me permission. It is my right. It is not a permission that I am being given, Speaker, sir. I am not being given a permission. I am the leader of opposition of this country. You are not giving me permission. It is my right. No. Honorable Speaker has given a ruling under Rule 349. Under Rule 349, Honorable Speaker has already given a ruling. And if you don't want LOP sir to speak, I'll have to give opportunity to others to speak. If you don't want LOP to speak, I will have to give opportunity to others to speak. No, please listen. I am giving opportunity. ये नहीं चलेगा. Honorable LOP will speak. He can speak. He doesn't require your support. He will speak. 1 second, please. Chairman, sir. Speaker, sir, I am... Please, 1 second, sir. Please, sir. Chairman, sir, I am objecting to the word permission. That is not the correct word because I am not given permission by anyone. I am leader of opposition. So I'm just objecting to that. I have called your name. Everybody speaks with the permission of the chair. Please. Nobody Because, is sir, above the chair. there was an altercation. Everybody speaks on the permission of the chair. Please speak, sir. 1 second. 1 second, sir. Yes, please speak. Speaker, sir, our President's address was about the path that India has to chart, the direction in which India has to move. Today, on the world stage, the main issue in international affairs is the conflict between China and the United States. This is central. This is central to our President's address. This is central, as you have seen, to our budget. And all I am saying is I want to make a statement about what happened between China and India and how our Prime Minister reacted to it. Why am I being stopped? Sir, in Ladakh, in eastern Ladakh, there was a conflict. Our soldiers were killed. I requested Honorable LOP to speak repeatedly. I made a request to speak on the speech of the Honorable President. Now, There is a- माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी